हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। फ्रांसीसी क्रांति जो आपकी परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण हो, कोई भी परीक्षा दीजिएगा, ये हम पढ़ाएंगे। एनसीईआरटी बेस रहेगा, एनसीईआरटी, वो भी हैंड रिटन पीडीएफ से। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। पहला थोड़ा कुछ समझ लेते हैं, शाब्दिक अर्थ थोड़ा समझ लेते हैं। क्रांति, विद्रोह, स्वतंत्रता संग्राम और क्रांति, तीनों में अंतर क्या होता है? विद्रोह क्या होता है? बिना कोई प्लान करके हिंसा या उपद्रव करना। स्वतंत्रता संग्राम क्या है? प्लान बेस करके, यानी प्लान बेस करके धीरे धीरे हो और कोई बड़ा बदलाव नहीं हो, तो स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। और क्रांति, प्लान करके यदि कोई बदलाव अचानक हो, इसे क्रांति कहते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया था, जब हम लोग भारत के इतिहास पढ़ते हैं तो क्या था? 1857 का विद्रोह था। क्योंकि किसमें कोई प्लान था? अभी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मिले थे, इसमें कोई मिले थे? नहीं, कोई प्लानिंग नहीं था, तो हम लोग विद्रोह में किए थे। आप लोग समझ लिए चार शब्द, विद्रोह, स्वतंत्रता संग्राम और क्रांति में क्या अंतर है। आप पढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ जाते हैं हम फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति पूछ रहा है, फ्रांसीसी क्रांति के कारण, शुरुआत, संवैधानिक राजतंत्र, स्वतंत्र गणतंत्र की स्थापना और क्रांति के प्रभाव, इतना पाठ हमको पढ़ना है फ्रांसीसी क्रांति में क्यों हुआ था। देखिए, इसमें आता मेन मुद्दा था राजतंत्र। राजतंत्र यानी राजा का बेटा ही राजा बने, उसे राजतंत्र कहते हैं। निरंकुश राजतंत्र का क्या होता है? राजा ने जो कह दिया वही सर्वमान्य होगा, यानी राजा ने कह दिया कभी रात है तो भी आपको रात मानना पड़ेगा, ये होता है। और संवैधानिक राजतंत्र, कुछ संस्थाएं राजा के कार्य पर अंकुश लगाएं, कुछ संस्थाएं राजा के कार्य पर अंकुश लगाएं, वो तो संवैधानिक राजतंत्र होता है। संवैधानिक राजतंत्र होता है। देखिए, गणतंत्र, जहाँ राष्ट्र अध्यक्ष के निर्वाचित हो, यानी फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या होता है? आप अपना मेन मुद्दा पर आ जाते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य चार कारण थे: सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, दार्शनिक कारण और आर्थिक कारण। सामाजिक कारण में क्या था? 1789 तक फ्रांस के समाज को प्राचीन राजतंत्र कहते थे। 1789 तक फ्रांस के समाज को प्राचीन राजतंत्र कहते थे। प्राचीन राजतंत्र यानी समाज प्लस संस्था, समाज प्लस संस्था मिल के चलाए, समाज प्लस संस्था मिल के चलाए। प्राचीन राजतंत्र समाज प्लस संस्था, यानी स्टेट के रूप में बांटा जाता है। इसका मतलब समझिए, स्टेट में विश्वास, मैंने श्रम और सामाजिक ही सिंचित हो। जैसे प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट। अरे हम लोग देखिए, स्टेट मतलब क्या होता है? जाति। जैसे हम लोग में जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी हुआ ना, वैसे वहां भी बोला जाता था क्या? प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट में कौन आते थे? पादरी। पादरी में समझाते हैं, जो हम लोग दैनिक ब्राह्मण होते हैं उन्हीं को पादरी बोला जाता है क्रिश्चियन में। कुलीन वर्ग, कुलीन वर्ग में हम लोग क्या व्यापारी व्यापारी करते हैं, बड़ा मतलब जो बड़ा जो आता है ना, मच्छर रहीसी घर के जैसे अमान्य डानी, वो सब टाइप का आता है कुलीन वर्ग में। और तृतीय स्टेट में सर्वसाधारण, किसान, मजदूर, शिक्षक, भेड़ी वाले जो कपड़ा बेचते हैं, वो सब आते थे। तो फ्रांस का समाज क्या था? फ्रांस का समाज कैसा नहीं देते थे? फ्रांस के समाज जिसे विशेष अधिक किसे प्राप्त था? टैक्स नहीं करते थे, टैक्स नहीं देते। और सर्वसाधारण में आते थे तृतीय स्टेट। इसमें दो स्टेट थे, प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट, जो टैक्स नहीं देते थे। तृतीय स्टेट टैक्स देते थे, मतलब मजदूर, किसान, शिक्षक टैक्स देते थे, यानी कर देते थे। वही मतलब इतना सा विद्रोह चालू हुआ। अभी विद्रोह के हम लोग नहीं पहुंचे, क्रांति क्यों हुआ था? शुरू शुरू पहुली पलट रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ेंगे तो थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा। फिर देखिए अब क्या हुआ था आगे। देखिए, पादरी, पादरी एक टाइप, पादरी जो था ना, पादरी के भी वहां विशेष लिखा था, वो टाइट नामक कर लेता था, याद रखिएगा। टाइट, टाइट नामक कर लेता था पादरी, नामक एक धार्मिक कर भी लगाता था। कौन? पादरी। फ्रांसीसी क्रांति का उद्देश्य स्वतंत्रता नहीं बल्कि समानता था। आप लोग इतना पढ़ लीजिए कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, तो बोल दीजिएगा 1789 में, ये तो आधे हो जाएगा। और लेकिन आपसे पूछेगा फ्रांसीसी क्रांति का उद्देश्य क्या था, तो आपको पहला ऑप्शन मिलेगा स्वतंत्रता के लिए, संप्रभुता के लिए, एकता के लिए और समानता के लिए।
तो फ्रांसीसी क्रांति का में कुछ देश से समानता प्राप्त करना, मतलब हम लोग जो 3 स्टेट पढ़े थे ना, 3 स्टेट से अलग करना, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट में पादरी, द्वितीय स्टेट में क्लूनी, तृतीय स्टेट में मजदूर, किसान सब आते थे। तो हम लोग क्या था, फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य उद्देश्य था समानता प्राप्त करना। इसी कारण फ्रांस की क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति। आगे राजनीतिकरण क्या था, राजनीतिकरण था कि निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हो चुकी थी। इस लुईस 14वां, आप लोग यहाँ सब अब समझ लीजिएगा, आप लोग को मजा आने वाला है। क्या, देखिए लुईस 16वां, अच्छा सॉरी लुईस 14वां, जो 1643 से लेकर 1715 तक रहा था, यानी 72 वर्ष तक इस शासन किया था। लुईस 14वां का क्या कहना था, मैं ही राजा हूँ और मेरा हर बात कानून ही है, मैं ही राज हूँ, मेरा हर बात कानून ही। लुईस 14वां कौन सा वंश का था, बुर्बो वंश का। आप पढ़ लिए थे ना, आप पूछ लिएगा लुईस 14वां, लुईस 15वां, लुईस 16वां किस वंश से ताल्लुक रखते थे, तो वो बुर्बो वंश से ताल्लुक रखते थे। अधिकारी के पद वंशक नहीं था, मतलब राजतंत्र में क्या होता है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। देखिए अब कैसे कैसे फ्रांस की क्रांति हो जाएगा। अब उत्तरी अमेरिका का नाम सुने हैं, जहां भी यूएसए है और कनाडा है, तो वही 2 भाग में विभाजित था। देखिए यहाँ सब फ्रांस के एक अधिकार था, इसी में देखिए, और नीचे था उपनिवेश जो इंग्लैंड का अधिकार था। आप लोग जब इतिहास पढ़ते हैं, तो आपने एक बात सुना होगा, सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय सुना है ना आप लोगों ने, तो यही हुआ था सप्तवर्षीय युद्ध। कब चला था, 1756 से लेकर 1767 तक सप्तवर्षीय युद्ध चला था सप्तवर्षीय युद्ध। फ्रांस के नेतृत्व में लुईस 15वां कर रहा था। सप्तवर्षीय युद्ध किसने किया था, लुईस 15वां ने किया था। लुई 15वां ने किया था सप्तवर्षीय युद्ध, जिसमें फ्रांस की हार हो गई थी। अब आएगा लुईस 16वां, सबसे बेकार शासक था। इस युद्ध में फ्रांस की तो हार हो गई। लुईस 15वां 1715 से लेकर 1734 तक सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस की तरफ से नेतृत्व किया था। सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस की हार होने के बाद फ्रांस पर 2 अरब लिबरे का कर्ज हो गया। 2 अरब लिबरे, लिबरे क्या था, तो लिबरे फ्रांस की करेंसी थी, अभी ना यूरो हो गया, उस समय लिबरे थी फ्रांस की करेंसी। बुर्बो वंश से संबंधित राजा था कौन, लुईस 15वां भी, लुईस 14वां भी बुर्बो वंश से था। 2 अरब लिबरे की कर्ज हो गया। परीक्षा में पूछ लेगा 2 अरब लिबरे का कर्ज किस युद्ध में हुआ था, तब सब मिलेगा, तब मारेगा कौन सा युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से लेके 1763 तक मार दीजिएगा। अब आता है लुईस 16वां आता है। लुईस 16वां बुर्बो वंश से भी संबंधित था। मात्र 20 वर्ष की अवस्था में फ्रांस का राजा बना। मात्र 20 वर्ष की अवस्था में फ्रांस का राजा बन चुका था कौन, लुईस 16वां। जन्म वर्साई में हुआ था, वर्साई में इसका जन्म हुआ था। कहाँ, वर्साई में इसका जन्म हुआ था। किसको, लुईस 16वां का जन्म। राजा बना कब, 1774 में राजा बन चुका। जन्म कब हुआ था, तो 20 वर्ष घटा दीजिए, 1754 में इसका जन्म हो चुका था। देखिए आप लोग कंफ्यूज कब होइएगा, 1754 में तो जन्म हुआ ना, तो ये लुईस 15वां का ही पोता था, बेटा नहीं था। लुईस 15वां का ही पोता था कौन, लुईस 16वां। बेटा मत मार दीजिएगा, ठीक। विवाह किससे हुआ था, ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी मेरी अंतुआना से हुआ था, अंतुआनेत से हुआ था, जो खर्चालू राजकुमारी थी, बहुत खर्च करती थी। ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी मेरी अंतुआनेत से हुई थी। अमेरिकी क्रांति के समय लफाते ने नेतृत्व में अमेरिकी के सहयोग करने के लिए लिया था। देखिए अब आगे क्या होता है। अमेरिकी की क्रांति के समय लफाते, किसका, लफाते कौन था, फ्रांस के तरफ से भेजा गया था। अमेरिका का सहयोग करने के लिए सेना गया। इधर इंग्लैंड की तरफ से अमेरिकी क्रांति के समय अमेरिका के खिलाफ कार्नवालिस याद आया, इंडियन हिस्ट्री में आता ना, कार्नवालिस लेकर पहुंचा, परंतु इस क्रांति में इंग्लैंड की हार हो गई। लेकिन इस समय 10 अरब लिबरे का कर्ज हो गया, किस पर, 10 अरब लिबरे का कर्ज किस पर हो गया, तो फ्रांस पर। देखिए जब लुईस 15वां सप्तवर्षीय युद्ध लड़ा ना, तो हार गया। ताया लुईस 16वां क्या बोला था, मैंने लुईस 15वां का पोता था, तो बोला मेरे दादाजी तो 17 वर्षीय युद्ध हार चुके थे, लेकिन हम अपना फिर से युद्ध लड़ेंगे। तो इससे चले अमेरिका को फुरकाया, मतलब उसका जाता है कि तुम लड़ो, हम अपने सेना साथ देंगे। तो जब अमेरिका क्रांति चालू हुआ ना, अमेरिका में क्रांति,
पीछे से जो फ्रांस के लोग थे अमेरिका का ही कपड़ा पहन के लड़ने लगे। इसमें तो पूरा सहयोग मिला। अमेरिका की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था? इसमें लफाते नेतृत्व कर रहा था। तो अमेरिका के देश में फ्रांस की सेना लड़ रही थी। फ्रांस की सेना अच्छा सा मजबूत हो गई और इंग्लैंड को हरा दिया। जो जो उत्तरी अमेरिका सुनते हैं, नॉर्थ अमेरिका, जहां ऊपर कनाडा, नीचे यूएसए है, अब इसी को बोला जाता है रेड इंडियन। रेड इंडियन वहां के मूल निवासी थे। तो उसको तो हरा दिया, लेकिन हराने के चक्कर में फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे का कर्ज हो गया। 10 अरब लिब्रे का कर्ज हो चुका था। किस पर? फ्रांस पर। सप्तवर्षीय युद्ध में कितना कर्ज हुआ था? 2 अरब लिब्रे का। उसी समय बोल रहे हैं, कब? 1756 से 57 के बीच की बात है। सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था ना 56 से 63 के बीच, उसमें 2 अरब लिब्रे का हुआ था। ऐसे में कहते हैं कि 10 अरब लिब्रे का कर्ज हो गया। किस पर? फ्रांस पर। फ्रांस पर हो गया 10 अरब लिब्रे का कर्ज। तब तो कर्ज से तो निजात पाना ही होगा। तो निजात कैसे पाया जाए? इसके लिए देखिए, आप पूछ लेगा इसके समय लुईस 16वां के समय कौन कौन दार्शनिक था। देखो, मोंटेस्क्यू को बुलाया, जॉन ब्लॉक को बुलाया, रूसो को बुलाया। रूसो बहुत महत्वपूर्ण नाम आगे चल के आएगा। मोंटेस्क्यू की क्या जगह था? शक्ति पृथ्वीकरण का सिद्धांत दिया मोंटेस्क्यू। द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? मोंटेस्क्यू ने किया था। इन्होंने राजा का दैवीय शक्ति का खंडन किया। मोंटेस्क्यू को कहा था कि राजा के पास कोई दैवीय शक्ति नहीं होता है, सब झूठ बोलता है। अब आए जॉन बुलॉक। जॉन बुलॉक ने द क्रिटाइज ऑफ गवर्नमेंट नामक पुस्तक की रचना की। हम पूछ लेते हैं डायरेक्ट, डायरेक्ट एनसीईआरटी, सब एनसीईआरटी से एक भी लाइन बाहर नहीं है, उसी को कंपाइल करके पीडीएफ है। जॉन ब्लॉक, जॉन ब्लॉक ने लिखा द क्रिटिसाइज ऑफ गवर्नमेंट नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? जॉन ब्लॉक ने। रूसो, देखिए अब क्या होता है रूसो का महत्व। रूसो का जन्म कहाँ हुआ था? 712 ईस्वी में जेनेवा में हुआ था। जेनेवा, स्विट्जरलैंड। उस टाइम फ्रांस की क्रांति के समय वो फ्रांस में आ गए। जब फ्रांस की क्रांति शुरू हुआ ना, तो रूसो वापस कहाँ आ गया? फ्रांस में आ गया। उन्होंने फ्रांस की क्रांति का धारा ऐसा तैयार किया कि कुछ लोग कहते थे यदि रूसो का जन्म नहीं होता तो फ्रांसीसी क्रांति नहीं होता। कुछ लोग यह कहते थे यदि रूसो का जन्म नहीं होता तो फ्रांस की क्रांति नहीं होता। उन्होंने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी सामाजिक समझौता नामक पुस्तक की रचना किया था। कौन? रूसो ने। अब रूसो से परीक्षा में पूछ लेगा रूसो के बारे में, पूछ लेगा द सोशल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी पुस्तक थे? तो आपको मालूम नहीं रहेगा रूसो को तो क्या मारेगा? पूछ लेगा, फिर पहले कहिएगा परीक्षा में कहूँ और से पूछ लेता क्वेश्चन, लेकिन नहीं, किसका था? रूसो का था। मेन देखिए पॉइंट क्या था, यदि रूसो का जन्म नहीं होता तो फ्रांसीसी क्रांति नहीं होता। किसी लोग को ये कहना था। अब क्यों कहना था ये भी जान लेंगे आगे चलकर, सब लोग क्यों ऐसे कहते थे। देखिए, रूसो ने कॉमन बिल का सिद्धांत दिया था। रूसो ने कॉमन बिल का सिद्धांत दिया। इनका कहना था मनुष्य पैदा स्वतंत्र होता है, लेकिन जन्म के बाद चारों तरफ जंजीरों से जकड़ा होता है। रूसो कहना था मनुष्य पैदा स्वतंत्र होता है, लेकिन जन्म के बाद चारों तरफ जंजीरों में जकड़ा होता है। रूसो ने डिस्कवरेज ऑफ इंटीग्रिटी नामक पुस्तक लिखा था। रूसो ने डिस्कवरेज ऑफ इंटीग्रिटी नामक पुस्तक भी लिखा था। आर्थिक कारण क्या था इसका? लुई सोलामा कब आ जाते हैं, लुई सोलामे पर थे हम लोग। देखिए आर्थिक कारण इसका क्या था? लुई सोलामा के समय 10 अरब लिब्रे का हो चुका था कर्जा, क्योंकि उस समय वो अमेरिका को स्वतंत्र करा दिया था फ्रांस पर। इसमें टाइल और टाइड, टाइट तो मैंने पहले ही बता दी जो पादरी लगाता था, और टाइल था राजा को प्रत्यक्ष रूप से जानता है पर लगाना हुआ कर्ज था टाइल, और टाइड था पादरी। पूछ लेगा टाइड नामक कर कौन लगाता था? टाइड नामक कर, तो ऑप्शन में रहेगा पादरी, मान लीजिएगा पादरी। और टाइल नामक कर राजा लगाता था फ्रांस में। ये दोनों का था टाइल और टाइड नामक कर। देखिए परलमा स्टेट जनरल, परलमा कहा था राजा के साथ पादरी और कुलीन भाग लेते थे। क्या थे? 3 स्टेट में बटा हुआ था ना, तो 2 स्टेट, पहला पादरी दूसरा कुलीन, तीसरा में सर्वसम्मान जिसका कोई वैल्यू नहीं देता था। परलमा क्या था? जो राजा के साथ पादरी और कुलीन बैठते थे। स्टेट जनरल, इन तीनों स्टेट के लोग राजा के साथ बैठक में भाग लेते थे। मेन पॉइंट यहाँ समझिएगा, इसमें तीनों स्टेट में लोग राजा के साथ बैठक में भाग लेते थे, लेकिन 100 सालों से अधिक हो चुका था जिस कभी भी तीनों के साथ बैठक नहीं बुलाया गया था। क्यों नहीं बुलाया गया था ये भी देख लेते हैं। देखिए
फ्रांस की जनसंख्या बताते हैं। फ्रांस की जनसंख्या 1715 में 2.3 करोड़ था, 1789 में 2.8 करोड़ हो चुका था। जीविका का संकट आ रहा था, जीवित रहने के लिए लोग को न्यूनतम साधन था। आज जो लुईस सोलमा था उसका आर्थिक सलाहकार कौन कौन था, पूछ लेगा कभी। तुर्गो, नेकर, कैलून। 5 मई 1789 स्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई, सभी लोग खुश हो गए, बैठक बुलाया गया, बैठक बुलाई गई। स्टेट जनरल में क्या होता, जहाँ तीनों वर्ग एक साथ शामिल हो। सभी लोग तो खुश होंगे कि स्टेट जनरल जनरल बैठा गया, हम लोग खुश है। तो जो तीसरा नंबर पर आता था, जिसको हम लोग बताए थे सबसे नीचे में आता था, वो सोचा हम राजा से बोल के पहला पर और दूसरा पर थोड़ा कर लगा देंगे, तीनों देंगे कर। दूसरा कहना था पादरी का कि कुछ थोड़ा पावर मुझे मिल जाए, और जो कुलीन था वो तो अलग मूड में था, कहीं बीच वाला था कि दोनों पर कर लगाने के लिए, कुलीन पर भी थी, पादरी पर भी कर लगाएंगे और निचला को यानी थर्ड स्टेट था इस पर भी लगा देंगे। लेकिन इसमें भी कुछ अवधारणा था। क्या, कुलीन के पास 300 सीट, पादरी के पास भी 300 सीट, और जो थर्ड वर्ग था उसके पास 600 सीट था। लेकिन राजा का कहना था कि एक वोट सब देगा, यानी एक वोट एक वोट एक वोट, और जिसका रेशियो ज्यादा है वो जीत जाएगा। तो ये बेचारा को तो कोई सुनेगा, क्योंकि मध्यम वर्ग को कोई सुनता है, जो लास्ट में नीचे आता है कोई नहीं सुनेगा, सुनेगा राजा रईस को और जो बिजनेसमैन रहेगा। ये दोनों मिल जाएंगे तो रेशियो हो जाएगा 2:1 का। तो कोई भी कानून लाएगा कुलीन और पादरी से तो पास हो जाएगा, तो भोगतेगा कौन, थर्ड स्टेट। तो यही बोला कि रूसो कहा था कि नहीं, हर आदमी के पास जैसे 600 वोट है तो हर आदमी एक एक वोट देगा, नहीं तो हम वोट नहीं देंगे। तो किसके पास ज्यादा हो जाएगा, 600 वोट किसके पास है, थर्ड वर्ग के पास। अब पहला वर्ग यानी पादरी के पास 300 वोट था और कुलीन के पास 300 वोट था। अब कुलीन से भी कुछ लोग इसका सहयोग में था कि नहीं तुम कुछ करो करो, तो कुछ लोग इसमें आ गए थे थर्ड स्टेट में। कुलीन के पास भी कम था, लेकिन एक एक वोट के समय नहीं था। राजा बोला कि नहीं, एक एक वोट पर एक वोट ही देना पड़ेगा, 300 में से एक भी नेतृत्व करेगा। तो सब लोग जो था बैठक उसमें से उठ के भाग गए कि हम लोग इस सबसे मतलब नहीं रखें। हम लोग, रूसो ने कहा था कि हर आदमी के पास एक वोट का एक अधिकार होता है, अगर 600 आदमी एक वोट नहीं देगा, 600 आदमी एक एक वोट सब देगा। तो ये बैठक तो खत्म हो गई, जान भी जब पूरा हल्ला हंगामा होने लगा, बैठक समाप्त करना पड़ा। देखिए क्या था, 7 मई 1789 को स्टेट जनरल की बैठक बुलाया गया। अब देखिए है क्या था, स्टेट जनरल की बैठक 1614 ईस्वी के बाद नहीं बुलाया गया था। लास्ट हुआ था 1614 ईस्वी में बैठक हुआ, इसके बाद नहीं बुलाया गया। और दोबारा कब बुलाया गया था, 1789। अब कब आया, 1664, यानी 175 साल से बैठक नहीं हुआ था। अब बताइए 175 साल के बाद अब कोई बैठक बुलाइएगा तो हंगामा कितना होगा। तो हंगामा होगा तो सभी को पता होगा कि बैठक का क्या निर्णय निकलेगा, बैठक करना पड़ा रद्द। अब आगे चल के जो था ना लुईस सोलमा, इसको अब बीच चौराहा पर गुलेटिन समझते हैं, गुलेटिन एक कैसे करके खंजर होता है, देखिए खंजर का प्रारूप बनाते हैं। ये रहता है 400-300 किलो का रहता है, और नीचे आदमी का रख देता है गर्दन, गर्दन पर गिरेगा, गर्दन एक तरफ और इसका शरीर एक तरफ होता है, गुलेटिन उसी को बोला जाता है। तो लुईस सोलमा का भी मूड़ी उतरेगा, और उसका जो पत्नी थी एस्टीरिया राजकुमारी खर्चालू, इसका भी मूड़ी उतरने वाला है, क्योंकि आगे जाके तब्दील होने वाले क्रांति की ओर तब्दील होगा। फिर एंट्री होगा धीरे धीरे करते करते हम लोग पहुंचेंगे नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट, बटरलू का सुने हैं, सभी इसी में आएगा। थोड़ा सा तो धैर्य रखना पड़ेगा आप लोगों को। तो मिलते हैं अब अगले पार्ट में। सो आई होप वीडियो आप लोगों को समझ में आएगा। पीडीएफ भी आप लोगों को मैं दे दूंगा, हैंड रिटन पीडीएफ है। सो थैंक यू।